संस्कृत का नाम सुनते ही लगता है कि ये बहुत पुरानी, शायद थोड़ी मुश्किल भाषा होगी। पर क्या हो अगर ऐसा कहा जाए कि इसके ग्रामर मतलब इसके व्याकरण में एक ऐसा कमाल का लॉजिक छिपा है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए आज इसी लॉजिक की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, हम चीजों को गिनते कैसे हैं? एक या एक से ज्यादा, है ना? जैसे एक किताब या बहुत सारी किताबें, एक तारा या ढेरों तारे, सिंपल है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक और बहुत सारे के बीच में भी कुछ हो? क्या गिनती करने का कोई और तरीका भी हो सकता? और बस यहीं पर संस्कृत हमें हैरान कर देती है। जहां दुनिया की ज्यादातर भाषाएं एक यानी सिंगुलर और एक से ज्यादा यानी प्लूरल पर आकर रुक जाती हैं, संस्कृत कहती है, एक मिनट रुको, दो का क्या? संस्कृत में ठीक दो चीजों के लिए यानी एक जोड़े के लिए एक बिल्कुल अलग, एक स्पेशल ग्रामेटिकल फॉर्म है। सोचिए, दो आंखें, दो कान, दो हाथ, इन सब के लिए एक खास शब्द। ये एक कमाल की प्रिसिजन है, एक सटीकता है जिसे हम आगे और गहराई से समझेंगे। तो इस पूरे अनोखे सिस्टम को समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। हम जेंडर से शुरू करेंगे, फिर नंबर्स की पावर को देखेंगे और आखिर में ये सब मिलकर कैसे खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, ये समझेंगे। तो गिनती की बात करने से पहले ना हमें एक स्टेप पीछे चलना होगा, क्योंकि संस्कृत में यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या गिन रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि कितना गिन रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर नाउन यानी हर संज्ञा का एक जेंडर होता है, और वो भी 3 में से कोई एक। पहला है पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन। ये उन नाउन्स के लिए है जिनमें मर्दाना गुण होते हैं, जैसे बालकः मतलब एक लड़का। दूसरा है स्त्रीलिंग फेमिनिन। ये उन नाउन्स के लिए हैं जिनमें स्त्री वाले गुण हों, जैसे बालिका यानी एक लड़की। और फिर तीसरा है नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर। ये अक्सर बेजान चीजों के लिए होता है या उन चीजों के लिए जिनमें मैस्कुलिन या फेमिनिन गुण नहीं होते, जैसे पुस्तकम यानी एक किताब। तो ठीक है, अब हमें ये 3 जेंडर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग समझ आ गए हैं। अब वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, गिनती। चलिए अब देखते हैं कि संस्कृत का ये अनोखा गिनती का सिस्टम इन जेंडर्स के साथ कैसे जुड़ता है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, संस्कृत में गिनती के लिए 2 नहीं बल्कि 3 वचन या नंबर्स होते हैं। एक के लिए अलग, ठीक 2 के लिए अलग और 2 से ज्यादा के लिए अलग। यही 3 हिस्सों वाला सिस्टम इसके पूरे ग्रामर की बुनियाद है। तो ये रहा वो सीक्रेट। देखिए, एक के लिए एक वचन यानी सिंगुलर और 2 से ज्यादा के लिए बहुवचन यानी प्लूरल। ये तो कई भाषाओं में होता है, लेकिन संस्कृत में बीच में एक और है, द्विवचन यानी डुअल। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए, एक पैर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी से ये भाषा इतनी ज्यादा प्रिसाइज, इतनी सटीक बन जाती है। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 3 जेंडर और 3 वचन। तो अब देर किस बात की, चलिए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि क्या बनता है। और शुरुआत करते हैं पुल्लिंग नाउन से। यहां देखिए, लड़का शब्द का उदाहरण लेते हैं। अगर एक लड़का है तो हम कहेंगे बालकः। अगर ठीक 2 लड़के हैं तो शब्द का एंडिंग बदलकर हो जाएगा बालकौ। और अगर 2 से ज्यादा मतलब बहुत सारे लड़के हैं तो ये बन जाएगा बालकाः। देखा, सिर्फ शब्द के आखिर के हिस्से को बदलकर ही हमें गिनती का एकदम पक्का पता चल जाता है। इसको और पास से देखते हैं। एक अकेला लड़का है, बालकः। पर जैसे ही उसका एक दोस्त और आ जाता है और वो 2 हो जाते हैं, तो वो दोनों मिलकर बन जाते हैं बालकौ। यही तो है द्विवचन का जादू। और फिर जब उन 2 दोस्तों के साथ और भी लड़के आकर जुड़ जाते हैं, मतलब 3 या उससे ज्यादा का ग्रुप बन जाता है, तो शब्द फिर से बदल जाता है। अब वो सब कहलाएंगे बालकाः। ठीक है, तो पुल्लिंग का पैटर्न तो हमने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही लॉजिक स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पर भी काम करता है? और जवाब है बिल्कुल। सिस्टम एकदम वही है, बस शब्दों की शक्ल थोड़ी बदल जाती है। इस टेबल पर नजर डालिए। यहां स्त्रीलिंग शब्द अजा यानी बकरी और नपुंसकलिंग शब्द पुस्तकम यानी किताब हैं। दोनों में देखिए, एक वचन से द्विवचन और फिर बहुवचन में बदलाव हो रहा है। हाँ, शब्द के अंत अलग हैं, अजे और अजाह, या फिर पुस्तके और पुस्तकानी, लेकिन वो 3 स्टेप वाला लॉजिक वो एकदम सेम है। कितना कंसिस्टेंट और एलिगेंट सिस्टम है ना? चलिए स्त्रीलिंग का एक और उदाहरण देखते हैं। एक बकरी है अजा, पर जब 2 बकरियां एक साथ हों
तो वो बन जाती हैं अजय। देख रहे हैं, नियम वही है, बस शब्द का रूप जेंडर के हिसाब से बदल गया है। तो अब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो जेंडर और वचन का सिस्टम है ना, ये सिर्फ अकेले शब्दों का खेल नहीं है, ये तो पूरे के पूरे सेंटेंस के ताने बाने पर असर डालता है, यहां तक कि सर्वनाम यानी प्रोनाउंस पर भी। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत में आप बस यह या दिस कहकर काम नहीं चला सकते। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह किसके लिए है, किसी पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए या नपुंसकलिंग के लिए। प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के साथ एग्री करना पड़ता है जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए कितना शानदार उदाहरण है। यह एक लड़का है के लिए हम कहते हैं एषः बालकः, यह एक लड़की है के लिए एषा बालिका, और यह एक किताब है के लिए एतत् पुस्तकम। ध्यान से देखिए कैसे प्रोनाउन एषः, एषा, एतत् और नाउन बालकः, बालिका, पुस्तकम एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। ये एक परफेक्टली कनेक्टेड ग्रिड की तरह है। तो आखिर में हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है एक खूबसूरत ग्रामेटिकल ग्रिड, एक ऐसा सिस्टम जहां हर नाउन की एक पक्की जगह है जो उसके जेंडर और उसके नंबर दोनों से तय होती है। ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, ये तो दुनिया को ऑर्गेनाइज करने, उसे समझने और समझाने का एक बेहद सटीक और लॉजिकल तरीका है। तो ग्रामर का ये जो पूरा ढांचा है, ये सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरे सोचने के तरीके को दिखाता है। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जहां हर चीज को बड़ी सटीकता से क्लासिफाई किया गया है। ये असल में हमारी हकीकत को देखने का और उसे ऑर्गेनाइज करने का एक अनोखा ब्लूप्रिंट है। और यहीं पर आकर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर किसी की भाषा में दुनिया की हर चीज को इतने सटीक तरीके से बताने की क्षमता हो, तो क्या इससे उसके दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है? क्या भाषा सिर्फ वो जरिया है जिससे हम अपने विचार बताते हैं, या फिर भाषा ही हमारे विचारों को बनाती है?